प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सीरीज में हम लोगों ने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सलूशन। जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन था उसका सलूशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम या वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम पहले लिख लिया जाए। इन कंडक्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। अच्छा, इसमें हम दो और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट और इसी का पार्ट है एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा एंड फेज कांस्टेंट बीटा। तो इतने टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में कांस्टेंट आ ही जाते हैं तो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी के पार्ट है। तो सॉल्यूशन लिखने के पहले हम लोग प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लिखें। कहाँ पर? कंडक्टिंग मीडियम में। तो इन कंडक्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज क्या है? कंडक्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। दैट इज एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है और एक मैग्नेटिक फील्ड का है। तो एक इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर ई इक्वल टू क्या? म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी, ठीक, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। हमने वहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा था, लेकिन मैं यहाँ स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हमको सलूशन निकालना है। ठीक है, बस इसी पे वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा और कोई बात नहीं है। और अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखा है, हमारा फ़र्ज बनता है वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन लिखें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एंड दैट विल बी डेल स्क्वायर एच इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक क्या है? एक है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें दो पार्ट हैं। इधर स्पेस का पार्ट है, इधर क्या है? टाइम का पार्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं जैसे कि फ्री स्पेस में ही लिखे थे तो सॉल्यूशन क्या लिखे थे? इक्वल टू ई नॉट आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ आर क्या है? स्पेस का पार्ट और टी क्या है? टाइम का पार्ट। ठीक है, तो इधर स्पेस वाला है, इधर टाइम वाला पार्ट है। तो हम सेपरेटली सॉल्व कर लें क्योंकि हमको प्रोपेगेशन कांस्टेंट बताना है। और प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होगा? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में तो डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, ये कौन देगा? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस वाला पार्ट हम सुरक्षित रखते हैं, हम टाइम वाला पार्ट लेके चलते हैं। और टाइम वाला पार्ट अगर हम यहाँ अलग करेंगे तो हम क्या पाएंगे? ई नॉट, ये तो स्पेस का पार्ट हो गया, ई की पावर आई ओमेगा टी। ई की पावर आई ओमेगा टी ये क्या है? ये हमने मान लिया कि एक सलूशन है। किसका? इस वेव इक्वेशन का। ठीक है, ये इक्वेशन 1 या 2 है। इसका सलूशन क्या है? ई इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी। कहीं कहीं जे ओमेगा टी भी लिखा होता है तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ जे इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ आई क्या है? आयोटा है, क्योंकि आई स्क्वायर क्या है? -1। और अगर हम मान लेंगे कि ई इक्वल टू ई नॉट जे ओमेगा टी तो हम क्या मानेंगे? हमारे माइंड में क्या रहेगा? जे स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो जो हम माने,
जो हमारी आत्मा चिंगाड़े, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ये टाइम का फंक्शन है। हम टाइम वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस वाला पार्ट ऐसे रह रहे हैं क्योंकि हमको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी पढ़ना है। तो हमने क्या मान लिया, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो सकता है, और तब मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो इसका ई एक्स जीरो होगा, ई जेड जीरो होगा, केवल ई वाई रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच एक्स जीरो होगा। एच एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होंगे ना, एच एक्स एक्स डायरेक्शन में, एच वाई वाई डायरेक्शन में, एच जेड जेड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है, तो एच एक्स जीरो एच वाई जीरो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स में नहीं है, जेड में नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, ई एक्स जीरो ई जेड जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ई वाई भी यूज कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन किधर माना है, एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इन जनरली हम ए ही रहने दे रहे हैं, हमको कंपोनेंट में नहीं जाना है। हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य है प्रोपेगेशन कांस्टेंट जानना और एटेन्यूएशन कांस्टेंट जानना। तो हम ये मान ले रहे हैं, लेट क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज हार्मोनिकली विथ टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज हार्मोनिकली विथ टाइम, हार्मोनिकली विद टाइम। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ एक डेफिनिट टाइम के बाद वही वैल्यू रिपीट करता है, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। तो कॉस में भी वही होता है और साइन में भी वही होता है। कॉस भी हार्मोनिक फंक्शन है, साइन भी क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। और कॉस और साइन दोनों को मिला लें तो एक्सपोनेंशियल में है, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लेक्स पार्ट लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है कि एक बार आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस भी हार्मोनिक है, साइन भी हार्मोनिक, इसलिए ए की पावर आई थीटा भी क्या है, हार्मोनिक है। तो अगर ये हार्मोनिकली विद टाइम वेरी करता है, हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम है, ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज हार्मोनिक फंक्शन इज ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम, इज हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम। देन तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी या आई ओमेगा टी, चलो हम आई ही लिखते हैं क्योंकि पहले हमने आई यूज किया था, इक्वल टू ए नॉट आई ओमेगा टी, ठीक है। तो अब टाइम वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है, तो डेल ई बाई डेल टी निकालें और डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर निकालें और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। सो फ्रॉम 3 या डिफ्रेंशिएटिंग 3 ट्वाइस, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर भी निकालना है और डेल ई बाई डेल टी भी निकालना है। डिफ्रेंशिएटिंग 3 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब एक बार हमने टाइम में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, डेल ई बाई डेल टी, दिस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बाई ए नॉट, तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल में जब टाइम में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई ओमेगा बाहर आएगा, तो आई ओमेगा ई नॉट ए के पावर आई ओमेगा टी, या डेल ई बाई डेल टी क्या हो गया, डेल ई बाई डेल टी क्या हुआ, आई ओमेगा, और इस इतने को फिर से क्या लिख सकते हैं, ई। क्वेश्चन 4 कहाँ से आए, इट कम्स फ्रॉम 3। और क्या, एंड अब डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है आई ओमेगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा
तो ये डेली बाई डेल टी होगा, और डेली बाई डेल टी क्या है, आई ओमेगा ई। तो डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर क्या होगा, यही हम लिख दें आई ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई ओमेगा ई, कहाँ से, फ्रॉम 4, सो इट आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई। दिस इज योर इक्वेशन 5। तो डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर भी मिल गया और डेल ई बाई डेल टी भी मिल गया। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। चलिए आप नोट करिए, तब तक हम इधर रफ करते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो using 4 and 5 in 1, using 4 and 5 in 1, using 4 and 5 in 1, you will get del square E equal to mu sigma del E by del T। तो del E by del T क्या है, आई ओमेगा ई, म्यू सिग्मा आई ओमेगा ई प्लस ये म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। तो म्यू एप्सिलॉन फिर ये है डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, तो ये हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई। दोनों में कॉमन क्या क्या है, म्यू दोनों में है, सिग्मा नहीं है, आई ओमेगा है और ई है। तो हम लोग कॉमन ले लें, क्या, आई ओमेगा म्यू ई, तो यहाँ बचेगा सिग्मा, यहाँ बचेगा सिग्मा, और यहाँ क्या बचेगा, एक एप्सिलॉन, और आई पहले लिख लें एप्सिलॉन से ओमेगा, क्योंकि एक आई यहाँ चला आया, एक ओमेगा चला आया, तो आई बचा, ओमेगा बचा, एप्सिलॉन, म्यू तो बाहर आ गया है और ये भी बाहर आ गया है, ये बचा। तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। सो यू हैव डेल स्क्वायर ई इक्वल टू आई ओमेगा म्यू, और हम सिग्मा भी कॉमन ले लें, सिग्मा कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन का सीधा मतलब किससे है, डिवाइड करना। तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा हो जाएगा, 1 प्लस आई एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा, और ई जो हमने पहले लिखा था बाद में लिख दिया। सो नाउ इट विल बी योर इक्वेशन 6। ये क्या है, इक्वेशन 6 है। तो अब ये कैसा हो गया भाई, डेल स्क्वायर क्या है, ये स्पेस है, और बेसिकली अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो यहाँ ई वाई लिखा जाएगा, यहाँ ई वाई लिखा जाएगा, और तब डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ये 0 होगा, डेल बाई डेल एक्स ही रहेगा। तो ये डेल टू ई वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे हमको नहीं मतलब है, हमारा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। डेल स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस का फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 3D में डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल टू अपान डेल जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, और यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, तो दिस इज सम कांस्टेंट ऑफ ई, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लेट आई ओमेगा म्यू सिग्मा 1 प्लस आई एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा इक्वल टू गामा स्क्वायर, इट इज गामा स्क्वायर। यहाँ गामा एक कांस्टेंट है, इसे बोला जाएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन बताएगा डिस्टेंस के साथ। हियर गामा इज ए कांस्टेंट,
here gamma is a constant which is known as propagation constant, जो क्या कहलाएगा, propagation constant। तो यहाँ से now equation 6 becomes क्या होगा भैया, इक्वेशन 6 हो गया। यहाँ क्या लिखोगे, गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर ही। तो यही क्वेश्चन बताता है कि कैसे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला गया। क्या बोला गया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या क्लियर है, फ्रॉम सेवन अगर आप गामा निकालना चाहो तो गामा क्या हो जाएगा आपका, गामा विल बी, इधर रूट आ जाएगा ना, रूट आई ओमेगा म्यू सिग्मा 1 प्लस आई एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा, ठीक है। ये आपका गामा हो गया, ठीक। और यहाँ से क्या क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्योंकि इसको अंदर ले जाओगे तो ये वाला रियल पार्ट हो जाएगा। आई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट होने के कारण से क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है, गामा प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, कौन से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दैट आर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, चलिए इतना लिखिए, तब तक इधर स्पेस बनाए हम, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग लिख सकते हैं। सो इट हैज़ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। हेंस इट इज़ रिटन एज, हेंस इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू एक रियल पार्ट अल्फा ले लिया प्लस आई बीटा, ये इक्वेशन 10, ठीक है। ये रियल पार्ट है, इट इज रियल पार्ट, और बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो यही रियल पार्ट अल्फा कहलाता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट, और चूंकि इमेजिनरी पार्ट आई एंगल में होता है, क्योंकि ए की पावर आई थीटा क्या है, एंगल में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो एंगल में होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट। तो इसे बोला जाएगा एटीन्यूएशन कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएगा, फेज कांस्टेंट। सो हियर रियल पार्ट अल्फा इज नोन एज क्या कहलाएगा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एंड और क्या, इमेजिनरी पार्ट बीटा इज नोन एज फेज कांस्टेंट। रियल पार्ट अल्फा क्या कहलाएगा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, और इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाएगा, फेज कांस्टेंट। तो इसमें भी अगर हम रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लें तो एक अल्फ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा,
जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एक बीटा हो जाएगा जो फेज कांस्टेंट। तो अब हम एक केस लेते हैं, क्योंकि हम कंडक्टिंग मीडियम पढ़ रहे हैं तो गुड कंडक्टर की बात करेंगे, ऑलवेज टू बी गुड, ठीक है। तो फॉर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या कंडक्टिविटी होता ना, तो गुड कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी सिग्मा क्या है, लार्ज। और एप्सिलॉन परमिटिविटी, एप्सिलॉन ओमेगा फ्रीक्वेंसी स्मॉल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट, देयरफॉर सिग्मा अपान एप्सिलॉन म्यू क्या होगा, इट इज़ मच ग्रेटर देन 1, क्योंकि कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ये 1 से बहुत ज़्यादा है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हमारे पास क्या है एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इट इज़ मच लेस देन 1, देयरफॉर इट इज़ निगलेक्टेड, क्योंकि सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा क्या है, इट इज़ मच ग्रेटर देन 1, तो एप्सिलॉन ओमेगा अपान सिग्मा क्या होगा, मच लेस देन 1, तो ये निगलेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर ये निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, केवल यही पार्ट बचेगा। सो अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 9 बिकम्स, अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 9 बिकम्स, क्या हो जाएगा, चलो पहले स्पेस बनाए तब तो इक्वेशन 9 लिखेंगे। ओके, इसमें थोड़ी सी मैथ भी आपको लानी पड़ेगी तभी काम बन पाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गामा इक्वल टू रूट आई ओमेगा म्यू सिग्मा 1 + 0 हो जाएगा, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली इट इज रूट आई ओमेगा म्यू सिग्मा, आई को हम अलग कर ले रहे हैं, इट इज रूट म्यू ओमेगा सिग्मा इंटू रूट आई, सो दिस इज रूट म्यू ओमेगा सिग्मा आई का पावर हाफ। रूट को क्या लिख सकते हैं, आई का पावर हाफ भी तो लिख सकते हैं। इक्वेशन 10 तक हुआ है, इक्वेशन 11 याद रखना है कि ये इक्वेशन 10 है, अल्फा प्लस आई बीटा क्या इक्वेशन 10 है। तो कुछ बातें मैथ की थोड़ी हम लोग डिस्कस कर लें और फिर बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हमको फेज कांस्टेंट बीटा और एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है गुड कंडक्टर में। तो कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा है मैथ के कि ई की पावर आई थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी अगर यहाँ थीटा ना होके हम π/2 ले लें तो यहाँ क्या होगा π/2, यहाँ भी π/2। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर आई π/2 कॉस π/2 आई साइन π/2, कॉस π/2 क्या है 0, आई साइन π/2 क्या है 1, इट इज़ बेसिकली आई। तो केवल आई लिखा हुआ है, केवल आई लिखा हुआ तो क्या है ई की पावर आई π/2 या कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। तो अगर आई की पावर हाफ है, आई की पावर हाफ है तो क्या होगा ए की पावर आई π/2 का पावर हाफ, मतलब cos π/2 आई साइन π/2 का पावर हाफ, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसी को केवल ले लें तो ये क्या होगा e की पावर आई π/4, ये मल्टीप्लाई होगा π/4 और आई π/4 का क्या होगा एक्सपेंशन cos π/4 प्लस आई साइन π/4। वैसे भी आपने पढ़ा एक थ्योरम
इंटर के मैथ में, ठीक है। कौन सा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, डी माइवर थ्योरम, जो क्या बताता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, वो थ्योरम हम यहाँ लिख दें, cos थीटा आई साइन थीटा का पावर n क्या होता है, cos n थीटा आई साइन n थीटा। ये पावर आके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos π/2 प्लस आई साइन π/2 पावर हाफ, तो थीटा की जगह पे π/2 है और n की जगह पे क्या है, हाफ है, तो cos π/4 प्लस आई साइन π/4, तो आई का पावर हाफ बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको लिखो चाहे ना लिखो, वैल्यू तो हमको यहाँ से मिलेगी। cos π/4 क्या है, 1/√2, cos 45 ना 1/√2 प्लस आई साइन π/4 या साइन 45 क्या है, 1/√2, ठीक है, इट इज़ 1/√2। तो यूजिंग 12 in 11, using 12 in 11 you have gamma equal to क्या हो जाएगा, रूट म्यू ओमेगा सिग्मा 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रूट है तो रूट में ही मल्टीप्लाई भी होगा। इट इज रूट म्यू ओमेगा सिग्मा बाई 2 प्लस आई रूट, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो म्यू ओमेगा सिग्मा बाई 2। ये क्वेश्चन 13 हो गया। तो इसमें प्योर दो पार्ट आ गए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो गामा का दो पार्ट है, अल्फ़ा जो कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, जो रियल पार्ट है, बीटा जो फेज कांस्टेंट है, जो इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों को कंपेयर कर लें, रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो कंपेयरिंग, इसको हम रफ नहीं कर रहे हैं, ये सुरक्षित रखा है। वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। So, comparing real and imaginary parts of questions 10 and 13. So, real part gives, ठीक है, अल्फ़ा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, अल्फ़ा जो कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट म्यू ओमेगा सिग्मा अपान 2। दिस इज इक्वेशन 14। इट इज रियल पार्ट, इट इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट रूट म्यू ओमेगा सिग्मा बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट जो कि फेज कांस्टेंट देगा बीटा, यहाँ आई है तो ये भी वही होगा, रूट म्यू ओमेगा सिग्मा अपान 2। ओके, ये दोनों ही आपको मिल गया, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, और क्या मिल गया, एटेन्यूएशन कांस्टेंट भी और फेज कांस्टेंट भी। ठीक है, तो आज की यात्रा यहीं पर रुकनी होगी अब, क्योंकि अभी इसकी डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अगला टॉपिक आपका, जिसमें ये आपको लर्न होना चाहिए। इसको हम अगले दिन के लिए भी पढ़ा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी पढ़ा रहे हैं। आज की सभा यहीं पे समाप्त। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।